ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा। शायद मैं टीचर होती, अच्छा। क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बीएड कर लूं। अब बीएड वगैरह मैंने किया होता तो टीचर वगैरह ही बनी होती ना, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं बीएड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर में सारी भौजाइयां बीएड कर रही थी। मेरी सारी बहनें शादीशुदा जो हैं, वो जो अनमैरिड है, वो सबको बीएड करना है। मैंने कहा भाई साहब, अरे कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा, या साहेब जी का है विकास हो रहल बा, यारी दोस्ती में देसवा के नास हो रहल बा, आ साहेब जी का है विकास हो रहल बा, हे विकास हो रहल बा, विकास हो रहल बा, अरे मीडिया चौकी दरवा के दास हो रहल बा, आ साहेब जी का है विकास हो रहल बा। भाई कौन सा ऐसा मैंने काम कर दिया है, मुझे इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं? तो मैं बहुत हतोत्साहित हो जाती थी एक दो बार ऐसे कि अरे बड़ा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। अरे कहा बा, वही लहंगा उठा दे रिमोट से, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, चोलिया के हुक राजा जी, पर धनवा के रहर में, जैसे सैकड़ों गीत मैं आपको गिना दूंगी। मैंने भोजपुरी में कमेंट्री सुना, जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उन्हें उन्हें क्रिकेट का कमेंट्री करने के लिए बिठा दिया गया है। अभी कमेंट्री में सुन रही थी तो कोई बोल रहा है कि धोनिया धोवता, अरे गेनवा तो देखा छपरा गई, चरतल्ला पे गई, दुतल्ला पे गई। अरे भैया गेनवा छपरा और आरा और दुतल्ला तिनतल्ला पे कैसे जा सकता है? मतलब आपको भोजपुरी कमेंट्री, मतलब कमेंट्री तो छोड़िए, क्रिकेट की नॉलेज नहीं है और आप भोजपुरी में कमेंट्री करने बैठे हो। नमस्कार नेहा जी, कैसी हैं? कैसा चल रहा है आपका जीवन? बहुत अच्छा चल रहा है, नमस्कार। आप कैसी हैं? आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है नेहा जी। तो भाई, ये कभी लगता नहीं आपको कि मतलब इतना सरकारी दबाव, इतना प्रेशर, अरे दरबारी कलाकार ही होते तो ठीक रहता, कम से कम पैसा तो आता। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं लगता। और मुझसे ये कई बार सवाल किया जाता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने कोई गलती कर दी, बाबा छोड़ हम्म। देते हैं? तो मेरा यही जवाब होता है कि नहीं, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती किया है, और मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ। और जब मैंने अपने ये गीत संगीत के करियर की शुरुआत मैंने की थी ऐसे 2 ढाई साल पहले, हम्म। तो भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, या फिर मेरे घर वालों ने बड़ा दबाव बना करके मुझसे गीत गवाना शुरू करवा दिया है कि चलो बेटा गाओ, और पता तो है ही नहीं मुझे करना क्या है। जब से मैंने शुरुआत किया है तब से मुझे पता है कि मैं क्या करने निकली हूँ, और एक मुहिम के तहत मैं निकली हुई हूँ। 2018 में ग्रेजुएशन के बाद से 19 और ऐसे करके, तो तब से मैं गीत लिखना और गाना मैंने शुरू किया हुआ है। तब से मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि मुझे भोजपुरी में लिखना है, भोजपुरी की छवि सुधारनी है। तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। अच्छा, आजकल तो भोजपुरी में आईपीएल की कमेंट्रियां हो रही हैं, आपके भोजपुरी को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है नेहा जी, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी जो है वो बहुत उसका प्रचार प्रसार हो, लेकिन अगर आईपीएल की बात आप कर रही हैं तो मैंने भोजपुरी में कमेंट्री सुना, जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उन्हें क्रिकेट का कमेंट्री करने के लिए बिठा दिया गया है। और वो लोग कैसे, आपने देखा भी होगा, अगर आप भोजपुरी समझती होंगी तो आपको भी बड़ा दुख लगा होगा कि क्या सच में हमारी भोजपुरी यही है? अच्छा, सबसे पहले नहीं, इन्होंने क्या किया, भोजपुरी गीत के माध्यम से भोजपुरी को बर्बाद किया। वही लहंगा उठा दे रिमोट से, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, चोलिया के हुक राजा जी, पर धनवा के रहर में, जैसे सैकड़ों गीत मैं आपको गिना दूंगी। जिस गाने को गा करके इन लोगों ने भोजपुरी की जो छवि है खराब करने की कोशिश की। अच्छा, सबको लगता है ना कि भोजपुरी मतलब ऐसी भाषा है एकदम लहकटो टाइप, लफंगो टाइप, है ना, कि कोई भी एटम बॉम्ब बोल रहा है, फुलझड़ी बोल रहा है, इस टाइप का भाषा है ना। इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमारी भाषा जो है वो ऐसी ही है। अभी कमेंट्री में सुन रही थी तो कोई बोल रहा है कि धोनिया धोवता, अरे गेनवा तो देखा छपरा गई, चरतल्ला पे गई, दुतल्ला पे गई। अरे भैया गेनवा छपरा और आरा और दुतल्ला तिनतल्ला पे कैसे जा सकता है? मतलब आपको भोजपुरी कमेंट्री, मतलब कमेंट्री तो छोड़िए, क्रिकेट की नॉलेज नहीं है और आप भोजपुरी में कमेंट्री करने बैठे हो। आप, मुझे लगता है कि
आईपीएल तो पूरा देश दुनिया देख रहा है, तो आप सबको बता रहे हो कि हमारी जो भोजपुरी है बड़ा ये ऐसी ही भाषा है। तो भोजपुरी कोई मसाले की पान की दुकान नहीं है। हमें लगता है कि ये हम सबकी शान है, और मैंने गीत के माध्यम से भी कई बार ये बताया है कि वो भोजपुरी जो ये लोग गाते हैं वो भोजपुरी नहीं है। मुझे बहुत दुख लगा, अगर आप मेरी बात कर रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है भोजपुरी को। अरे मिल तो रहा है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। अच्छा, जब आप इस तरह की बातें करती हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 रुपए वाले जो 2 रुपल्ली वाले जो मजदूर हैं, आप जान गए होंगे किनकी बात कर रहे हैं, वो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो उनको कैसे जवाब देती हैं, आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, अगर शुरुआती दौर की रही बात, जब मैंने एकदम शुरू किया था, जब मैं सोशल मीडिया का मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं समझती थी, तो सच में मुझे लगता था कि अरे भाई कौन सा ऐसा मैंने काम कर दिया है, मुझे इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं। तो मैं बहुत हतोत्साहित हो जाती थी, एक दो बार ऐसे कि अरे बड़ा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो चुकी हूँ, और मुझे पता है कि लोग यहाँ पे करने क्या आए हुए हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये गाली दे रहा है, ये गाली लिख रहा है, दरअसल बेचारा वो अपनी नौकरी कर रहा है ना। तो इनका जवाब पहले मैं लड़ जाती थी, भड़ जाती थी, एकदम वहां तक उतर जाती थी, देख लेंगे देख लेंगे, पर फिर मुझे लगा कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करते रहो, और उधर ये लोग एनर्जी अपना वेस्ट काम कर करना रहे हैं। बेकार है। एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, अपनी ऊर्जा को सही जगह में लगाते हैं, ये सब तो चलता रहेगा, चलता रह रहा है लगातार। मुझे गालियां पड़ती रहती है, पर उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी आईपीएल में जो भोजपुरी कमेंट्री हो रही है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारी भोजपुरी है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, और जो इन लोगों ने गाया, इन लोगों ने बताया, इनको हमेशा लगता है गर्दा उड़ा दे, उखाड़ दे, फेंक दे, है ना, एकदम मसालेदार। आपको क्यों बनाना है? किसी भी भाषा की अपनी एक गरिमा होती है। जैसे इन लोगों ने भोजपुरी गाने के माध्यम से, मैंने बताया ना, एक एक टाइम था भिखारी ठाकुर जी का, महेंद्र मिसिर जी का, जिसमें प्रेम गीत भी भोजपुरी में बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे गए हैं। और मतलब अभी भोजपुरी आपको अपने लगता आप में होगा बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी भाषा है। मीठी भाषा, प्यारी भाषा तो है ही, बहुत सशक्त भाषा भी है। पता है आपको, अभी हम लोग तो अभी जाकर के बड़े हो रहे हैं, तो हमें पता चला कि भिखारी ठाकुर आज से 100-150 साल पहले भी देसिया लिख चुके हैं। मतलब हमारा जो भोजपुरी का स्वभाव रहा है, वो खुद ही प्रतिरोध का स्वभाव। अभी लोग मुझसे कहते हैं ना, मुझे सच में नहीं पता था, पता नहीं मैंने कैसे गीत लिखना शुरू कर दिया, और वो शायद भोजपुरी ही मुझसे करवा रही है, जो उसका मेन मिजाज है ना। ये तो मुझे जी। पता ही नहीं था, और ये एकदम सच बात है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जो है, गुलामी की जंजीर में जब हमारा भारत जकड़ा हुआ था ना, तब से वो लोग गीत भोजपुरी में लिख रहे हैं। विदेशी और भी बहुत सारे गीत ऐसे हैं, तो वो हमारी असली भोजपुरी है। और इन लोगों ने क्या किया पता है आपको? भिखारी ठाकुर या महेंद्र मिश्र या और भी विद्यापति जी हैं, गायत्री ठाकुर जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो प्रेम गीत भी इतना सुंदर है ना कि आपको बार बार सुनने का मन करेगा। और अभी हमें लगता है प्रेम गीत माने तो कुछ होता ही नहीं होगा, वही लहंगा लिपस्टिक ही होता होगा। तो इन लोगों ने प्रेम गीत को अश्लील गीत बना दिया है ना। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि पहले इन लोगों ने भोजपुरी गाने के माध्यम से भोजपुरी की बोटियां नोची, और अब जब मौका मिल रहा है कि हाँ भैया हो सकता है कुछ उधर, तो भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी वही गर्दा उड़ता। पता नहीं क्या, ये इनकी भाषा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, एक और चीज, इन लोगों को भोजपुरी आती भी नहीं है। ये अच्छा। बम्बैया भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, जो जा करके अरे कमेंट्री ये कर लोग रहे तो हैं बहुत भोजपुरी। बड़े बड़े स्टार कहे जाते हैं नेहा जी भोजपुरी के। आप बता रहे इनका ये, भोजपुरी ही नहीं आती है। अरे भाई, मैं तो एक दो ऐसे तो मैंने भोजपुरी फिल्में देखी नहीं है, क्योंकि वो देखने लायक ही नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, हमने टीवी खोला और भोजपुरी फिल्म चल रही, तो हम उसमें देखते हैं भैया, इनकी एक्टिंग भी एकदम थर्ड क्लास की होती है, और इनकी भोजपुरी की जो एक्सेंट होती है वो खुद ही थर्ड क्लास है। मुझे लगता है भाई, कहाँ कहाँ की भोजपुरी बोल रहे हो? अपने बिहार, आरा, छपरा में ये भोजपुरी नहीं बोली जाती, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो भाई? ये एक्सेंट मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो इनका तो ये हाल है। पता नहीं, ये बम्बैया वाली भोजपुरी बोलते हैं, बिहार वाला और यूपी वाला भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं ये लोग, और भोजपुरी में अच्छा। कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ लेकिन लोगों को बड़ी मजा आ रही है भैया। लेकिन ये सोचने का विषय है, इस पर हाँ, चिंतन मुझे करने का लगता है विषय कि है। नहीं, जो जो भोजपुरी के सुधी जन हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ऐसा बहुत बढ़िया काम नहीं हो रहा है, और दो चार जो हैं इन्हीं के आदर्शों पे चलने वाले
तो वो कह रहे वाह भैया वाह दीदी आप तो गर्दा कमाल उड़ा कर दिया। रहे हैं गर्दा। भोजपुरी कोई गर्दा उड़ाने की मशीन नहीं है, ये गर्दा उड़ा दिया अच्छा नेहा जी, इधर। एक चीज और, ये जो सिर्फ सरकारी पक्ष के जो गीतकार होते हैं या कवित्री होती हैं या कवि होते हैं, वो लोग कई अलग अलग मंचों पर, टीवी चैनलों पर आपसे मिलते रहते हैं, तो वो सब आपसे जलते हैं या कभी पर्दे के पीछे आपकी तारीफ भी करते हैं कि नहीं नेहा बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा गा रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, कीप इट अप? नहीं देखिए, सब लोग बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं, तो ये एकदम सही बात है। मैं भी ऐसा है, मैं लेकिन भी मिलती हूँ एक बहुत लोग। कलाकार का समझ सकता है ना कि उसके दिल में भावना किस तरह की है, तो कलाकार से ज्यादा इमोशनल कौन होता है? हाँ नहीं, अगर आप बात कर रही हैं कि कैमरे के पीछे पर्दे के पीछे हम सब बहुत प्यार से मिलते हैं, और ये एकदम सच बात है, प्यार से ही मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, और अपनी बात जहाँ पे रखनी है हमको वहां पे रखनी है। क्यों ही लड़ाई भिड़ाई फर्जी में बिल्कुल करना है, सही। तो अच्छे से मिलते हैं। अच्छा, यूपी में काबा के बाद आपका बिहार में काबा बहुत धूम मचा रहा है, कुमार विश्वास जी ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है, तो उसकी कुछ लाइनें हम सुन सकते हैं क्या आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, वो तो मैंने खोल के ही रखा था मोबाइल में कि सुनाऊंगी मैं आपको। और हम सुनने के लिए बैठे। हाँ, तो उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे, बिहार में काबा सीजन 2। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे का बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे का बा, बिहार में का बा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे का बा, बिहार में का बा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाणे तनाव में। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे का बा, बिहार में का बा, हाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा करदा बा। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। वाह क्या बात है। आप यूपी की बहू है, बिहार की बेटी है, दोनों राज्यों में नेहा जी का सबसे पसंदीदा सबसे बढ़िया राज्य जो है कौन सा है? आपको सबसे बढ़िया नीक राज्य कौन लगता बा? हमारे नीक बिहारी और राज्य, अवधी सब मिली हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीक राज्य देखिए, बिहार मेरा नैहर है, इसलिए मेरा प्रिय है, और ससुराल जो है मेरा यूपी है, इसलिए मेरा प्रिय है। तो दोनों में अगर किसी एक की बात करेंगी ना, तो एकदम एगो भाई का गांव और एगो है ना, तो मैं अंतर नहीं कर पाऊंगी। दोनों ही राज्य मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, दोनों से बहुत गहरा लगाव है। अब समझ ही रही है, नैहर नैहर होता है, ससुराल ससुराल होता है, तो वो मैं नहीं तुलना कर पाऊंगी, दोनों ही राज्य मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आप सरकारों से लोहा लेती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं सरकारों से, वो भी आज के दौर में जब एक तरह से लोगों ने मानसिक गुलामी स्वीकार कर ली है। उस दौर में एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो लोगों सरकार से सवाल करती हैं, लोगों के मुद्दे उठाती हैं, और उस वक्त पर क्या आपके परिवार में, घर में कोई कहता है कि बिटिया बहुत हो गया, आप छोड़ो, मतलब तुमको डर नहीं लगता क्या? कोई बोलता ऐसा है आपसे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अभी यूपी में काबा पे जब मुझे नोटिस आ गया, तो मेरी माता जी का तबीयत खराब हो गया, मेरे पिताजी ने मेरे को कॉल करके कहा, और मुझे अभी भी याद है, एकदम वो जैसे नहीं होता विनम्र हो करके हाथ जोड़ करके वाले भाव में कि प्लीज छोड़ दो, क्यों कर रही हो, क्यों पंगा ले रही हो। तो मेरे मम्मी पापा का ये एकदम सच में है कि सरकारें जो है बहुत बदमाशी करती हैं, तुम अभी उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम ये सब छोड़ दो। लेकिन अगर आप मेरे ससुराल पक्ष की बात करेंगी, तो मेरे हस्बैंड या मेरे ससुर, जो कि बहुत हमारी छोटी सी फैमिली 2-3 लोग ही हैं, वो जी, हम बहुत देखते हैं मोटिवेट आपके करते हैं। वीडियो। देखती है ना, हाँ, तो आपको पता ही होगा। वो बहुत मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं बिटिया तुम बहुत सही काम कर रही हो, फिर पीछे मुड़ के मत आना। अब मुझे तो ये लगता है कि अगर अब मैं कभी पीछे मुड़ने का भी सोचूंगी, तो ये लोग मुझे खींच के आगे बढ़ा कि नहीं चलो, जहां से शुरू किया है वो जर्नी कंप्लीट करनी है, तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है। तो बहुत सपोर्ट है।
ससुराल में बहुत जाते। तभी तो मैं यूपी बिहार की लड़की हूँ प्रज्ञा जी, आप तो खुद भी जानती हैं कितना जी हमारा सोसाइटी जो है, और ससुराल उसुराल में आने के बाद तो लड़कियों को इतनी आजादी रह ही नहीं जाती है ना। बिल्कुल तो सही अगर बात इस टाइम पे मैं अगर इतना एक्टिव हूँ तो ये कहीं ना कहीं एकदम सच बात है कि मेरे ससुराल का बहुत सपोर्ट है। है। अच्छा, यूपी में काबा गाने के बाद आपको यूपी पुलिस ने नोटिस भेज दिया था, वो वाला गीत क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं एक बार? बिल्कुल मैं सुना सकती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ सुनाना। नहीं, लोग पता है क्या कह रहे हैं, ओ अब उधर से बैटिंग कर रही है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। हम्म। अ, अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। अरे कहा बा, यूपी में कहा बा, बाबा के डीएम त बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, का बा यूपी में का बा, कलक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। अरे का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, का बा यूपी में का बा। उसको तो कई सारे मैंने पार्ट गाए हुए हैं। जी जी जी, और बड़े कमाल के, बहुत जोरदार आपने गाए हैं, और सरकारें हक्की बक्की रह गई। अच्छा, इसी गीत के बाद नेहा जी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस भेजा, और इसी बीच आपके पति हिमांशु जी, उनकी नौकरी भी चली गई। लेकिन वो जहाँ काम करते थे वहां के जो मालिक है दिव्य कीर्ति जी, उन्होंने ये कहा कि आपके पति की नौकरी किसी सरकारी दबाव के कारण नहीं गई थी। क्या ये बात सही है? देखिए वो क्या कहते हैं, कोई ये थोड़ी कहता है कि हमार दही खट्टा बा, सब तो कहता ले लो मेरी दही बहुत अच्छी है ना। तो मुझे नोटिस मिलता है आज, समझिए, और जी। उसके 2 दिन बाद हिमांशु से इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये महज एक संयोग नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसमें मैं एक और चीज क्लियर क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये एकदम सच बात है, और मैं हर जगह इस चीज को मैंने बोला है कि हिमांशु की छुट्टियां बढ़ी थी, और ये एकदम सच बात है, क्योंकि मुझे कहीं जाना आना होता था तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं हिमांशु के जी साथ ही जाती हूँ। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको सच में इस्तीफा देना है, सॉरी रिजाइन लिखवाना है आपको, या फिर छुट्टियां अगर किसी कर्मचारी की बढ़ रही हैं, या फिर वो जो भी है संस्थान का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक होता है पहले नोटिस देना है, फिर बताना, बैठ के बात करने कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अचानक से बस मुझे आज नोटिस मिलता है, 2 दिन बाद आप उनसे रिजाइन मांग लेते हो। तो मुझे ये लगता है कि ये महज संयोग नहीं है। बाकी वो क्या बयानबाजी करते हैं। दूसरी चीज और क्या है, मुझे जो जिस चीज का बहुत बुरा लगा मुझे, कि हाँ ठीक है, एक कर्मचारी के तौर पे हिमांशु लापरवाह हो सकते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के रूप में बहुत लापरवाह, वो बहुत लापरवाह व्यक्ति था। आप कैसे कह सकते हैं हिमांशु, या फिर मतलब कोई पति व्यक्ति के रूप में कैसा, उसकी पत्नी से ज्यादा अच्छी तरीके से और उसको कोई नहीं जानता होगा, तो कर्मचारी के तौर पे हो सकता है कि वो हो, पर आप ये कैसे कह सकते हो। मतलब आप तो और भी बहुत सारे स्कोप उनके जो है वो खा जा रहे हैं, कहीं और वो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मीडिया को पता, मीडिया में घूम घूम के बता रहे हैं कि वो लापरवाह व्यक्ति था। तो अब तो सबको पता है कि भाई नहीं नहीं ये तो ऐसा आदमी है, ये तो लापरवाही करेगा, तो इसको तो मैं काम पे नहीं रखूंगा। अच्छा, आपको तो क्या मैं क्या लगता है कि करूं। उस दरमियान आपके साथ क्या हुआ? आपने एक गीत गाया, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिस आया, उसकी उसी बीच आपके पति हिमांशु जी की नौकरी चली गई। वो जो पूरा सिनेरियो था, क्या क्या बीता आपके साथ, और ये सब क्यों हुआ? आपको क्या लग रहा है? मैं कड़ी वाइज कड़ी आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए मुझे नोटिस सबसे पहले जो है वो मेरे ससुराल में गया। ठीक है, पूरी पुलिस की पूरी टीम गई। तो ससुराल में मेरे बस ससुर जी रहते हैं और कोई वहां पे रहता नहीं है। तो वो पहले नोटिस वहां गया। फिर हमें लगा कि अच्छा कोई बात होगी, ऐसे हम लोग दिल्ली में थे, तो पापा ने कहा कि लोग आए हुए थे और ऐसा ऐसा, तो हमने बहुत लोड नहीं लिया, मुझे लगा कि होगा कुछ, बहुत दूर से तो चीजें उतनी समझ नहीं आती है। फिर क्या हुआ कि एक दिन 2-3 दिन के बाद कॉल आती है कि हेलो हिमांशु जी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ और मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। और वो एक महिला पुलिस थी।
तो हमें लगा कि भाई ऐसे कौन गाइडेंस मांगता है कि आप यहाँ चले आइए, मुझे गाइड कर दीजिए, ऐसे कौन गाइडेंस मांगता है भाई। फिर 1-2 घंटे बाद उनका कॉल आता है कि मैं कानपुर देहात से, हम लोगों की टीम पूरी आई हुई है, प्लीज ये नोटिस रिसीव कर लो, अपना बताओ पता कहाँ हो, ये वो। ठीक है, एकदम अभी मैं आपको बता रही हूँ तो बड़ा आसान लग रहा है कि कुछ ऐसा रहा होगा, पर वो बहुत ऐसे था ना कि हम लोग डर गए थे, और ये एकदम सच बात है, ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है यार, ये ऐसे क्यों बुला रहे हैं। फिर वो आए और वो भी जिस सोसाइटी षड्यंत्र में बना करके, एक तरह का षड्यंत्र बना षड्यंत्र करके। बनाकर, हाँ मतलब इतना झूठ क्या बोलने की जरूरत थी, मैंने कौन सा अपराध कर दिया था, नोटिस ही देना था, एक बार बोल देते कि हाँ भैया लो यहाँ पे अपना लोकेशन बता दो, नोटिस रिसीव कर लो, इतना झूठ बवंडर आपने क्यों रचा, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। फिर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अब यहाँ से मैं आपको वो बात बता रही हूँ जिसका दुख मुझे सबसे ज्यादा है और अभी भी है। तो यहाँ पे भी पूरी पुलिस की टीम आई और नोटिस वोटिस दिया, और ये सारा प्रकरण जो है, ये जो सोसाइटी के गार्ड हैं या फिर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, सब कोई देख रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, बहुत सारी पुलिस की टीम है, और एक लड़का है एक लड़की है, मतलब मैं और हिमांशु, और वो लोगों से बात बात हो रही है, नोटिस वोटिस जो है रिसीव करने की प्रक्रिया चल रही है। समाज के लोग ऐसे नहीं देखते हैं कि कोई बात होगी चाहे क्या है, पुलिस आई हुई, उनको लगता है कि ये लोग तो है क्रिमिनल, ये लोग तो कोई बहुत ही संदिग्ध कैरेक्टर के लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और पुलिस जो है इनको अरेस्ट करने आई हुई है। वो अब खबरें ऐसे 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 करके फैल जाती हैं। तो कल तक जो गार्ड जो हमें मैम करके बात करता था कि ओके मैम, बाय मैम, हाय मैम, वो अब मुझे देख करके काना फूसी कर, ये क्या है। सोसाइटी के एक कोई एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इन लोगों को निकालो इस सोसाइटी से, ये लोग बहुत संदिग्ध लोग हैं। मैं और हिमांशु इसमें एक पार्क है वहां पे बैठे हुए थे, तो कह रहे हैं कि देखो देखो ये दो लड़का लड़की बैठे हुए, इनको निकालो इनको निकालो। मैंने कहा लड़का लड़की नहीं है, हम लोग शादीशुदा हैं, ठीक है। तो टॉर्चर करने का एक होता है ना कि भाई हम ऐसे नहीं ऐसे टॉर्चर करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे परेशान करेंगे, तो ये सब कुछ भी हुआ। और आप भी समझती हैं, मैं यूपी बिहार की लड़की हूँ, जहाँ पे अभी आप मेरी शादी को 8 महीने 9 महीने हुआ है, वहां पे भी बहुत सारे सोसाइटी के लोग बातें बनाते रहते हैं, अरे तो अजूबे कोर्ट कचहरी करा रही हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगी। मेरे मायके में भी बहुत सारी बातें बनती है। अच्छी चीज ये है कि मैं उन सारी बातों को बहुत नजरअंदाज करना मैंने सीख लिया है। पहले तो मैं बड़ा सोचने लगी, यही सबसे बड़ी दवा है, यही दवा है, हाँ यही दवा इग्नोरेंस। ही है, इस मर्ज का और कोई इलाज नहीं है, बस नजरअंदाज करो, नहीं तो आदमी तो एकदम स्ट्रेस में आ जाओ। मैं आ भी गई थी, ये सच बात है, जी। इतना सब कुछ जब हो रहा था। अच्छा आपको पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं नून रोटी खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मेरे स्वाभिमान पे अगर कोई चोट करेगा ना तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इन चीजों का स्ट्रेस सच में मैं नहीं झेल पाई, और मैं एकदम से नम्ब हो गई, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे लगा कि ऐसा क्या कर दिया, सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे लोग हैं, नीचे उतर सब देख रहे हैं, अरे वो फलाना कमरा कमरा नंबर ये वो। तो ये चीज मेरे लिए बहुत वैसा था, और मैं स्ट्रेस में आ गई थी, फिर एडमिट हो गई थी, पर ठीक है अभी। उसी बीच बहुत सारे टीवी चैनल नेहा सिंह राठौर को ढूंढने लगे और पूछने लगे कि आप सरकार से सवाल क्यों करती हैं। मत पूछिए मत पूछिए, मैं गई थी एक जगह, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, आप सबने देखा उसको कि किस तरह से मुझे प्रोवोक किया जा रहा था। अच्छा उस टाइम क्या था कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी, अभी 2-3 दिन भी नहीं हो तो मैं बीमार हालत में ही गई थी मैं इंटरव्यू देने भी, और मैं आपके इसलिए गई हाथ थी, में वीगो लगा हुआ था, हाँ देखा वीगो मैंने। लगा हुआ था। मैं इसलिए गई थी ताकि लोग ये ना कहें कि नेहा तो डर गई, डर के मारे कि लखनऊ नेहा आई भाग नहीं, गई। नेहा सही भाग बात। गई। और मैं बीमार थी प्रज्ञा जी, और मुझे भी अभी भी याद है, मैं एयरपोर्ट व्हील चेयर से गई थी, मैं उस पे बैठ करके, और मेरे पति मुझे ऐसे लेके जा रहे थे, लेकिन ये था कि मुझे इंटरव्यू देना है और लखनऊ में जा करके बातचीत करनी है, और मुझे अपनी बात रखनी है, अदरवाइज मैं बहुत बीमार थी, मुझे तो चक्कर बहुत आ रहे थे। और फिर भी संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है लोगों के अंदर, संवेदना ही जैसे मर चुकी है। मैं बीमार हूँ फिर भी बैठी हुई हूँ, और मुझे प्रोवोक किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड करती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है, और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं नहीं, सवालों से तो मैं खुद भी भागती नहीं हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आप क्या सवाल कर, आपका स्तर क्या है, कुछ भी पूछे जा रहा है। आप कह रहे हैं आप तो पॉपुलैरिटी के लिए करती हैं, अरे आप जी। तो चाहती ही हैं। तो मैंने भी बता दिया, वहां पुलिस की टीम थी, तो मैंने कहा डर, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे सामने है, कह दो मैं जी। यूपी में आई हुई हूँ, मैं लखनऊ में आई हुई हूँ,
कर लो मुझे गिरफ्तार, नैतिक बल है अगर आपके पास, सच में मैंने कुछ क्राइम कर दिया है तो कर लो गिरफ्तार। तो गिरफ्तार तो आप कर नहीं पाए क्योंकि आपको भी पता मैंने कुछ किया ही नहीं है। डराने धमकाने से थोड़ी होगा। मैं संविधान के गीत लिखी हूँ, मैं संविधान गीत गाती हूँ, संविधान ने मुझे जो नेहा जी, मौलिक अधिकार दे सरकारें रखे हैं। भगवान से डरे, अपने वोटरों हाँ, से डरे, अपनी जनता से डरे, ये गीतकारों से, गीतों से, गजलों से क्यों डरती हैं सरकारें? यही मेरा भी सवाल होता है, यही मेरे भी मन में सवाल है कि इतना भी क्या डर है यार। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटी सी कलाकार हूँ, सरकारें तो बहुत पावरफुल होती हैं। पता नहीं, ये कायरता ही तो कहेंगे, ये कायर लोग हैं, डर जाते हैं, इतने एक गाने से डर जाते हैं, नोटिस भिजा देते हैं। अच्छा, इनको क्या लगा 24-25 साल की लड़की है, गांव देहात की लड़की है, नोटिस वोटिस जाएगा तो डर जाएगी। वैसे भी पुलिस वुलिस जब आते हैं एकदम अपना पूरी पोशाक में तो देख के लगता ही है ना। हम बचपन में हम लोग को लगता पुलिस आई है भागो भागो, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अब बच्चे नहीं रहे कि ऐसे ही कोई जागरूक है। आएगा हथकड़ी लगा दे। हाँ, हाँ, कोई ऐसी हथकड़ी नहीं लगा देगा, हम पूछेंगे कि क्यों हथकड़ी लगा रहे हो, मुझे कारण बताओ, फिर हम चलते हैं। तो हम तो सवाल करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में नेहा जी अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए प्रज्ञा जी, कल का भरोसा नहीं, मैं तो इसी चीज में विश्वास करती हूँ। आपका हम भविष्य हमारे बहुत उज्जवल है नेहा जी, बहुत उज्जवल है, आप बहुत बड़ा काम कर रही है। थैंक यू। अच्छा ही हो, उज्जवल भविष्य की आप मुझे शुभकामनाएं दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा करें, हम अपने जीवन में सब कुछ पाएं जो हम करना चाहते हैं। तो मैं देखिए अभी मेरा एक ही काम है, और आज से 2.5-3 साल पहले भी उसी काम के उद्देश्य से मैं निकली भी हुई थी कि मुझे भोजपुरी की छवि सुधारनी है, और मुझे भोजपुरी में साफ सुथरे और अच्छे गीत लिखने हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारी भोजपुरी काजर लहंगा बिंदी लिपस्टिक ही नहीं है। मतलब वो तो खैर है भी नहीं, इन लोगों ने तो बहुत ही गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं बताना चाहती हूँ कि भोजपुरी इतनी सशक्त भाषा है जो सरकारों के माथे पे पसीना ला सकती है। भोजपुरी जो है प्रेम गीत भी लिख सकती है। भोजपुरी जो है वो बहुत मजबूत, बहुत ही सुंदर, मीठी तो वो खैर है ही, लेकिन इसके साथ ये भी है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ लोगों की भोजपुरी लहंगा उठा दे रिमोट से नहीं है, यही मेरा काम है। तो मैं भोजपुरी नेहा जी, अगर लोक करना। गायिका नहीं होती तो क्या होती? ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा। शायद मैं टीचर होती, अच्छा। क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बीएड कर लूं। अब बीएड वगैरह मैंने किया होता तो टीचर वगैरह ही बनी होती ना, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं बीएड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर में सारी भौजाइयां बीएड कर रही थी। मेरी सारी बहनें शादीशुदा जो हैं, वो जो अनमैरिड है, वो सबको बीएड करना है। मैंने कहा भाई साहब बीएड तो मुझे नहीं करना है, कुछ और कर लेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन बीएड नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बीएड करना बुरा है, लेकिन मुझे नहीं करना था। तो शायद आपको अगर कुछ मैं गीत अलग वगैरह, करना था। हम्म। हाँ मतलब मुझे भोजपुरी के लिए काम करना था, और वो 2018 आपके के बाद मन में से मैंने तय कर कब लिया आया था। आपके मन में, और मतलब यही क्यों सोचा आपने, कुछ और क्यों नहीं? देखिए कुछ काम मुझे लगता है कि भगवान आपसे कराना चाहता है। सच्चाई ये है कि 2018 तक तो मैं साइंस पढ़ रही थी, मैं बीएससी कर रही थी, तो भोजपुरी लोकगीत गाना तो मेरे लिए बहुत ही अलग बात हो गई ना कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन हुआ क्या कि मैं कोलकाता गई थी म्यूजिक सीखने, और वहां से बात बहुत बन नहीं पाई, तो 2-4 महीने के अंदर ही मैं गांव चली आई। गांव में एक मेरा रोड है, वो बहुत गंदा रहता है, 100 मीटर लंबा एक रोड है। जिनके घर में शौचालय है वो भी वहां जाते हैं, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो भी वहां जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी रिपोर्टर वगैरह भी उन दिनों की बात है जब आता था ना, वो तो खैर बाद में हुआ, तो कहता था बड़ा वो रोडवा गंदा था, वो नाक ऐसे बंद करके आता था, कोई भी आता तो कहता बड़ा ये जी। रोड गंदा है। तो उस पे ही मैंने और उस टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी बड़ा जोर शोर पे था, तो मैंने हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना, ऐसे करके गीत। पता नहीं, अब मुझे भी नहीं पता वो मैंने कैसे लिखा, बस ऐसे ही लिखा और ऐसे ही गा के प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था। पता है लोग क्या कहते हैं, ये वायरल होने के लिए करती है। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल क्या होता है, पेज क्या होता है, ट्विटर क्या होता है। और मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं, 2018 सितंबर में मेरा प्रोफाइल बनाया हुआ है मैंने, तो मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने बस ऐसे मजाक में, ऐसा नहीं मजाक भी नहीं, बस ऐसे अरे आप बहुत अपलोड अच्छा कर काम दिया। करिए, क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे अपलोड कर दिया, फिर लोगों ने कहा कि तुम तो बड़ा अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो। तो मैंने इस चीज को गंभीरता से लिया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, मैं लिख सकती हूँ। तो ये कह सकते हैं कि लोगों ने मुझसे लिखवाना शुरू कर दिया कि तुम लिखो, तुम लिख सकती हो।
मुझे तो एक पता गीत ही नहीं लिखने था। में कितना समय लगता है? कई बार क्या होता है प्रज्ञा जी कि हमें जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए हमारा फ्री माइंड और सही माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो 1 से डेढ़ घंटे में ही कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा मूड ही सही नहीं होता है, तो 2-4 दिन तक लेके कॉपी किताब बैठे हुए हैं कि कुछ लिखेंगे और कुछ नहीं लिख पाए। फिर ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं, चलो आज का काम हो गया, कुछ नहीं लिखा पा रहा है। तो हम्म। मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अच्छा, हमको लगता है कि अब आपको अब आज कल जो देश में मीडिया का हाल है उसको उस पर कुछ लिखना चाहिए नेहा जी। नहीं, मैंने लिखा हुआ है, मीडिया चौकीदरवा के दास हो रहल बा, तो कुछ साहेब सुना जी के दीजिए, विकास हो रहल बा। सुना दीजिए कुछ सुना उसकी कुछ लाइनें। हम्म। हाँ, एक एक गीत है जिसको मैंने लिखा है। अरे कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा, या साहेब जी का है विकास हो रहल बा। यारी दोस्ती में देसवा के नास हो रहल बा, आ साहेब जी का है विकास हो रहल बा। हे विकास हो रहल बा, विकास हो रहल बा। अरे मीडिया चौकी दरवा के दास हो रहल बा, आ साहेब जी का है विकास हो रहल बा। लिखा हुआ है मैंने गीत, तो मैं लिखती रहती हूँ। बहुत बढ़िया नेहा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपके अगले नए धुआंधार गाने का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।